शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डिता या तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या या प्रकृतिर्देवैकरावन्दिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती So before we go ahead, I would request Pooja ma'am to please come forward so that we can felicitate our respected guests today. Ma'am. नेक्स्ट वी हैव विद अस डॉक्टर ज्योति जोशी जी. जैसे कि अभी पता चला है हमें कि मैम एक कैंसर सर्वाइवर हैं. So ma'am has won a battle, you know, and she is here as a normal person with us. Ma'am, please come forward. And our chief guest for the day, Shri Sanjay Sardana ji. Sir एक actor हैं और social worker हैं. Sir, I would request you to please come forward. Amrita ma'am इसके founder हैं, so I would request ma'am to please come forward. Very good afternoon. First of all, on behalf of Arya Group of Colleges, I would like to welcome our chief guest, Sanjay Sardana ji, our speakers for the session today, Mr. Shyam Sundar ji, who is a Padam Vibhushan and a renowned personality, Padam Shri, and a renowned personality of Rajasthan, and Dr. Jyoti Joshi ma'am, who is a national level Udhoshika, and she's a cancer survivor, so she has the fighter spirit in her. So kudos to you ma'am, that's a great achievement. And the coordinator of this entire program, Mrs. Amrita Maurya ji, who's a dear friend of mine, जिनका ये initiative है कि आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस सेशन के लिए, which is going to be an amazing session on inspiring you how to lead your life in a very fruitful and a successful manner. और इनके साथ जो इस सेशन को आज मॉडरेट करेंगे वो हैं प्रतिमा पटनायक मैम, who is the owner of Konark Coaching Center, and welcome to the campus ma'am. It's a pleasure having you. जैसे कहते हैं ना कि जीने के लिए खाना जरूरी है, कहते हैं जरूरी है, वैसे ही जीने के लिए मोटिवेशन जरूरी है. जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है.
और इसी सोच के साथ इस सेशन को जब अमृता जी ने मेरे को प्रपोज करा कि मेरा मन है कि जो लोग जीवन में उन मुकाम को हासिल कर सके हैं जिनको हम सक्सेसफुल होना कहते हैं, वो जब अपनी लाइफ जर्नी बच्चों के साथ शेयर करेंगे और बच्चे उनकी कहानी को सुनेंगे, उनसे इंस्पायर होंगे, कुछ सीखेंगे, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि जीवन में सीखने के 2 तरीके होते हैं, है ना? पता है? नहीं, 2 तरीके ये है। पहला तरीका जो कि आपको एडवाइस के फॉर्म में दिया जाता है ना? जो आपका कोई रोल मॉडल है, कोई आपसे सीनियर है, जिसे जीवन का तजुर्बा है, जब वो अपने जीवन के उस तजुर्बे को आपके साथ, जो हम कहते हैं उसकी जीवन का एक्सपीरियंस रहा है, जो उसने जीवन जीने के दौरान लिया है, उसको आपके साथ शेयर करता है और आपको बताता है ये सही है और ये गलत है। हमने जितनी भी कहावतें सुनी हैं वो सब उन्हीं एक्सपीरियंस से निकल कर आई हैं, जो हम लोग अब तक सुनते आते हैं और अमल करते आते हैं। तो या तो ये एक तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि जीवन को आप खुद जिएं और वही गलतियां करें जो दूसरों ने करी है और उसके साथ आप उसे सीखें और आगे बढ़ें। बट क्योंकि हम लोग बहुत कॉम्पिटिटिव ज़माने में जी रहे हैं, तो जो दूसरा तरीका है वो आजकल कम कारगर है, क्योंकि गलती करने का स्कोप अब बहुत कम होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस है काम करने में। तो अगर आपकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस काम करने में, रिजल्ट जनरेट करने में कम है, तो आप दूसरे तरीके से अपनी मंजिल को पाने में बहुत समय लगा लेंगे और तब तक दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे। तो अब कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है? वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो आपको किसी न किसी इंस्पिरेशन स्टोरी के माध्यम से या किसी न किसी एडवाइस के फॉर्म में दी जाती है। अभी जब मैं सर और मैम के साथ बैठी थी, सर के बारे में मैं बताती हूँ। मैम ने बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। संजय सर आधा टाइम बॉम्बे में रहते हैं और आधा टाइम जयपुर में रहते हैं। आमिर खान के साथ इन्होंने काम किया हुआ है और बहुत सारे OTT और शॉर्ट फिल्म्स में ये काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगी संजय सर आप इसके बारे में ज़रूर बच्चों को बताएं, क्योंकि बॉलीवुड ऐसी चीज़ है जिससे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज होते हैं और उनको हमेशा लगता है कि बॉलीवुड जैसी ज़िंदगी हमें जीने को मिले, है ना? तो कुछ सच्चाई भी अगर उसके बारे में है तो वो भी आप बताएं। और श्याम सुंदर सर के बारे में सुनकर, श्याम सुंदर सर ने वो किया है जो हम सिर्फ सोचते हैं, और आपकी उम्र में तो शायद वो सोच भी नहीं आती है। 2005 में जब इन्होंने देखा राजसमंद एक बहुत माइनिंग एक्टिविटी से डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पर बहुत हैवी माइनिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है। और वहाँ पर अगर आपको मिलेंगे तो किस चीज़ के, मिट्टी और उसके पत्थर के पहाड़ मिलेंगे, और वहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं है। तो सर की लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई, जिसकी वजह से सर ने एक संकल्प लिया, जिससे मैं भी, हम लोग भी जुड़े हुए हैं। वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो सर ने वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको मोटिवेट करा कि वो लोग बच्चियों को पढ़ाएं, लिखाएं, बड़ा करें, क्योंकि फीमेल फेटिसाइड भी एक इशू रहा है राजस्थान में बहुत सालों से। तो ये कोशिश की सर ने कि जब किसी के घर में बच्ची होती थी तो कोई ना कोई उन बच्चियों को फाइनेंशियली गोद ले लेता था और ये बोला जाता था अब आप इस बच्ची की पढ़ाई पर चिंता मत करें, इसकी फाइनेंशियल खर्चे को कोई डोनर बेयर कर रहा है और उसके बाद आप सिर्फ इस बच्चे का ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और काबिल बनाएंगे। तो पेरेंट्स को भी लगा कि जब फाइनेंशियल बर्डन कम हुआ तो हमारे को बच्चियों को पढ़ाना, लिखाना और आगे बढ़ाना है। साथ ही जब कभी किसी घर में बच्ची जन्म लेती है तो ये वहाँ पर 100, 111, 121, 221 जितने भी पेड़ लगवाना कोई चाहता है वो लगवाते हैं। तो 2 तरह से ये समाज सेवा कर रहे हैं। एक तरफ हमारे पर्यावरण को बचा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी बच्चियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा रहे हैं। और हिंदुस्तान में जो हम कहते हैं कि डिफरेंसेस हैं बेटा और बेटी में, उसको कम कर रहे हैं। और ये सब कहना शायद आसान है, पर जब कोई धरातल पे उतरकर इसको करता है तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एंड आई एम श्योर सर के साथ भी आए होंगे। उन्होंने उन चैलेंजेस के होने के बावजूद इसे उतारा कर आगे लेकर आए हैं। तो हम सबको उनको इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए और अप्लॉज करना चाहिए। तो आप सब उनके लिए खूब सारी तारीफ।
ज्योति जोशी मैम के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, बट ये है कितनी सुंदर लग रही हैं, सच ए ग्रेसफुल लेडी सिटिंग राइट बिहाइंड अस। एंड मैम नेशनल लेवल की अनाउंसर हैं, जितने भी स्टेट प्रोग्राम्स होते हैं मैम की आवाज़ ही उन प्रोग्राम्स में गूंजती है और सुनाई देती है, तो बहुत ही मृदुल वॉइस है। और दूसरी चीज़ है एक ऐसी बीमारी जिससे हम कहते हैं कि कोई जीत नहीं सकता, मैम उस बीमारी को हराकर जीत के आई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है जो इसमें मददगार साबित हुई होगी वो है इनकी पॉजिटिविटी, इनका माइंडसेट। इसीलिए इस तरह की टॉक शोज़ और इंस्पिरेशन ज़रूरी होते हैं, जिससे आपको पता चले कि आप वही कर सकते हैं, आपके अंदर उतनी ही क्षमता होती है जितना दिमाग आपको बताता है कि मेरे अंदर वो क्षमता है। अगर आप सोचते हैं मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता हूँ, चढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल चढ़ सकते हैं, बिकॉज योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली गिविंग यू दैट सिग्नल दैट येस आई कैन डू इट, एंड योर बॉडी विल ऑटोमेटिकली फॉलो द सिग्नल ऑफ द माइंड। और मैम आपने जो किया है, आई थिंक इट वॉज बेसिकली योर माइंड सेट एंड योर पॉजिटिविटी विच हैज़ हेल्प्ड यू टू टेक यू टू दैट नेक्स्ट लेवल। और अमृता जी को मैं 2-3 साल से जानती हूँ, बहुत ही सिंपल लेडी हैं। पहले इंडियन एक्सप्रेस से मैम जुड़े हुए थे आप? दिल्ली प्रेस से जुड़े हुए थे, मीडिया से हैं। मीडिया वालों के कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, तो ये कहीं भी किसी को भी पकड़ के कुछ भी करा सकते हैं। बट इनके बारे में ये कहूँगी, ये हमेशा ऐसी शख्सियतों को प्रमोट करते हैं जो धरातल पे काम कर रहे हैं पर जिनको दुनिया नहीं जानती, जिनको आप और हम नहीं जानते, जिनको ग्लैमर इन द वर्ल्ड नहीं जानता, जिनको मीडिया नहीं जानता। और इनकी हमेशा मैंने इनको देखा है, इन्होंने अंकिता को प्रमोट करा, अंकिता बहुत आगे आई। उसके बाद मैम कालबेलिया ट्राइब के जो बच्चे हैं उनको बहुत प्रमोट कर रही हैं। तो ये हमेशा कॉज से रिलेटेड लोगों को आगे लाती हैं, जिससे लोग समझें उनकी कहानी को, उनके जीवन को, और कुछ मदद कर सके तो उनको करें, और अगर मदद नहीं भी कर सकते तो उनको अपनी तारीफ और अप्रिसिएशन से एनकरेज करें और आगे लेके जाएं। प्रतिमा जी को मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बट बहुत ही सुंदर चेहरा हमारे सामने, बहुत ही ग्रेसफुल अगेन अ लेडी। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड, वी हैव सच ग्रेसफुल लेडीज विद अस। बट मैम कोनार्क कोचिंग सेंटर की ओनर हैं और आज इस पूरे प्रोग्राम को मैम ही कंडक्ट करेंगी और आगे लेके जाएंगी। मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था, वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर द यूथ। हम यूथ के लिए फ्यूचर नहीं बना सकते, बट हाँ हम अपने यूथ को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। और यही सोच आर्या की रही है कि हम अपने यूथ को, हम अपने स्टूडेंट को उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए तैयार करें, उस फ्यूचर के लिए तैयार करें, जिसमें टेक्नोलॉजी एक हथियार आपके लिए, एक हथियार होगा और दूसरा हथियार होगा आपका संस्कार। बिलीव मी व्हेन आई से that you have to move forward. You definitely have to move forward in the technological world, but you also have to move forward with your feet grounded to the roots of your character. अगर आपके अंदर एक कैरेक्टर नहीं है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसी सोच के साथ आप लोगों के साथ मैं भी आज के स्पीकर्स और गेस्ट को सुनना चाहूँगी। और हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी सेशन है, आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आज यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ जरूर लेके जाएं जो आपके जीवन में काम आए, जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तभी इन सेशंस की फ्रूटफुलनेस निकल कर आएगी। और जैसे अभी सर आए हैं, सर राज संबंध से चल के आए हैं, बता रहे थे सुबह शायद 6:30-7 बजे चल दिए थे इस सेशन के लिए। और हम लोग तो कहाँ से आए हैं? क्लासेस से उठ के। और हमारे को तो मज़ा भी आता है कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, राइट? सेशन में बैठ के सुनेंगे गप्पे। अच्छा, और सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी है। आप में से जो भी कोई बच्चा कोई भी सवाल पूछना चाहे, ये लोग इतनी जल्दी से पकड़ में नहीं आते हैं, ये तो मैम लगी हुई थी और मैम पकड़ के लाई हैं। तो आज हमारे को यहाँ पर ये ऐसे स्टेज पे बैठे दिख रहे हैं। बट आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं सेशन के बाद, इनसे कुछ भी पूछना चाहें, जीवन के बारे में समझना चाहें, सक्सेस के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आप लोग प्लीज़ अपनी क्वेरीज को पूछिए। एंड नाउ आई इनवाइट प्रतिमा जी टू टेक दिस सेशन फॉरवर्ड। थैंक यू। धन्यवाद पूजा जी। सरस्वती वंदना हो गई, लेकिन मेरी एक आदत है, जब भी कहीं मैं प्रोग्राम शुरू करती हूँ मैं गणेश जी का आह्वान करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो
सर्वकार्येषु सर्वदा। इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम आरंभ करूं, पूजा जी मेरे बारे में कुछ मैं बताना चाहती हूं। मैं एक कोचिंग सेंटर रन करती हूं। मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर है, मेरे फादर आर्मी से रिटायर है, मेरा बेटा आज आर्मी में एक मेजर है और रिटायरमेंट के बाद मेरे हस्बैंड को कारगिल के युद्ध में गोली लगी थी और वॉर कैजुअल्टी है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जब सेना ने हमें इतना कुछ दिया तो हम रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन में इसी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दें। और आज हम अपने कोचिंग सेंटर में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एंट्रेंस के लिए बच्चों को तैयार करते हैं और देश के भावी जवानों को वहाँ पर भेजते हैं। यही हमारा मकसद है। एक बार मैं सभी अतिथिगणों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक बार अपना सीट ग्रहण कर लें। पद्मश्री श्याम सुंदर जी और अमृता जी स्टेज पे रहेंगी टॉक शो के लिए। बाकी सबसे निवेदन करती हूँ कि वो अपना सीट ग्रहण कर लीजिए। मैं संजय सरदारजन से आग्रह करती हूँ कि वे कुछ सुनाकर जाइए यहाँ से। मैम ने आज फंसा दिया। वैसे मैं माइक पे बोलने से बहुत शर्माता हूँ। वैसे तो एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम तो क्या कैमरा होता है, सिर्फ 2-4 जने होते हैं। अभी तो इतनी भीड़ है तो वैसे ही शर्म बहुत आती है। आज मैडम ने फंसा ही दिया। बस यही है यार, सोच अच्छी रखो, अच्छे जगह पे हर सबकी सेवा करो, बड़ों की मतलब रिस्पेक्ट करो। वही चीजें हैं बेसिकली सब जानते हैं, लेकिन क्या सब करते तो कोई भी नहीं है। अपने पे जब मूड खराब होता है तो आदमी का वो कर जाते हैं, पर सब अच्छा होता है। सोच अच्छी रखो, सब अच्छा होगा। सब प्री वो लिखा हुआ है, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, तो इसलिए कोशिश करते रहिए और जीवन का आनंद उठाइए। धन्यवाद संजय जी। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। आज अमृतम इंस्पिरेशनल टॉक सीरीज का ये हमारा पहला शो है, जिसमें हमारी डेजर्ट ट्रेल की संपादक श्रीमती अमृता मौर्य जी ने बहुत कोशिश की है और ऐसे कुछ खास पर्सनालिटीज़ को हमारे सामने लेकर आई हैं और आगे भी वो इसी प्रकार की पर्सनालिटीज़ जिनको कोई जानता नहीं है उनको आगे आपके साथ सामने लाएंगी और उनसे ये पूछेंगी कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके किस प्रकार से उन चुनौतियों को हराया है। How they fix the challenges and became a milestone in their life. यही उनका मकसद है और मैं इनके साथ इसीलिए जुड़ी हूँ कि मेरे भी जीवन का मकसद है कि ऐसे ही संघर्ष करते रहें। तो चलिए आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सम्माननीय पद्मश्री श्याम सुंदर जी पालीवाल, डॉक्टर ज्योति जोशी जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री संजय संदागा जी, ऑर्गेनाइजर्स आर्या ग्रुप कॉलेजेस, पूजा अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, द डेजर्ट ट्रेल की संपादक श्रीमती अमृता मौर्य जी और इस प्रांगण में मौजूद सभी होनहार विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वेलकम। आज हमारे बीच दो ऐसी शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनका कर्म ही उनका परिचय है। हमारे बीच पद्मश्री श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जिद और मेहनत से सफेद संगमरमर की चादर पर हरियाली का जाल बिछा दिया। राजस्थान का जिला राजसमंद और उसमें ग्राम पिपलांती और यहाँ के ये 2005 से 2007 के ग्राम पंचायत यह जिला 7 गांवों का समूह है जो 13,237 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जहां पर 100% मार्बल की माइनिंग होती है। भूमि का बंजरपन,
पानी का दूषित होना, पानी की कमी और संघर्ष से भरी उद्दत पहाड़ियाँ इनके लिए एक विशाल चुनौती थी। कहते हैं ना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो इस कथन का जीवंत उदाहरण हमारे सामने पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल जी हैं। गांव के इस बदलाव की कहानी आपने अपने हाथों की ताकत से लिखी है। बेटी के जन्म पर उसे सम्मानित किया, 111 या 121 वृक्षारोपण करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का पूर्ण क्रियान्वयन किया है। विवाह की उम्र 18 साल जो आजकल 21 वर्ष की हो गई है, माता पिता से बॉन्ड साइन करवाया गया है। लोगों के विश्वास को आस्था से जोड़ा, बेटी को माँ दुर्गा का, शक्ति का, सरस्वती का रूप इन्होंने प्रदान किया। विद्यालयों के स्तर और व्यवस्थाओं को सुधारा, सरकारी अध्यापकों में विद्यार्थियों का और लोगों का विश्वास जगाया, खेलों को विज्ञान से जोड़ा और गांव-गांव सोलर लाइट ये लेकर आए। घर घर गांव-गांव शौचालय का निर्माण कराया। संसाधनों के अभाव में भी कभी हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। सरकार द्वारा दी गई सभी प्रकार की योजनाएं जैसे कि मनरेगा, प्रौद्योगिकी मिशन, पोषाहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पंचायत आपके द्वार, जल स्वावलंबन आदि सभी कार्यक्रमों को इन्होंने पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया और करने का कार्य किया जो सराहनीय और अनुकरणीय है। इस कर्मठता और दृढ़ निश्चय के परिणाम यह हुआ कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के द्वारा सन 2007 को इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, जिसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा, निर्मल ग्राम पंचायत, आपके इन हौसलों को, ऐसे कर्मठ योगी को हम सबका सलाम। आज आप इस ग्राम के सरपंच तो नहीं हैं, फिर भी आप उसी लगन, उसी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं और लोगों का मार्गदर्शक बने हुए हैं। अंत में मैं विराम लेते हुए सिर्फ 2 पंक्तियां कहूंगी। हिम्मत हारने वालों को रास्ते छोटे नजर आते हैं, हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं। आखिरी दम तक जो लड़ते हैं, आखिरी दम तक जो लड़ते हैं, उन्हीं के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। धन्यवाद। अब मैं मंच प्रदान करती हूँ अमृता जी को, वे टॉक शो का आरंभ करेंगी। अमृता जी। मेरे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं एक ग्रामीण व्यक्ति हैं, लेकिन इनकी सोच अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि इनके काम को देखने के लिए, इस मॉडल पंचायत को देखने और सीखने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं और वहाँ की सरकारें उनको भेज रही हैं कि राजस्थान में राजसमंद जो पंचायत है वहाँ जाएं और देखें कि ग्रामीण विकास कैसे हुआ, जल संरक्षण कैसे हुआ, पर्यावरण संरक्षण कैसे हुआ और बेटियों को कैसे इन्होंने बचाया और पढ़ाने का कार्यक्रम बनाया। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि श्याम सुंदर जी को पकड़ना और इतनी देर बैठाना इतने कर्मठ व्यक्ति को बहुत मुश्किल है। ये गांव-गांव घूमते हैं, पंचायत घूमते हैं और आज सरपंच नहीं है, लेकिन काम करने की उनकी गति और ऊर्जा वो वही है। उनका जो एक मिशन था वो आज तक चल रहा है। जैसा आपको सभी ने बता दिया, दोनों हमारे वक्ताओं ने, कि किस तरह से इनकी यात्रा रही है। मैं शुरुआत बिल्कुल शुरू से करना चाहूँगी। श्याम जी, 2005 में जब आप सरपंच बने तो सिर्फ 2 साल के अंदर आपने अपने गांव को निर्मल ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिलाया, जो कि हमारे राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत है, निर्मल ग्राम पंचायत पिपलांतरी। इसके बाद दूसरी पंचायतें निर्मल हुई और निर्मल होने का आधार आप लोगों को शायद पता हो कि गांव में शौचालय होने चाहिए, सभी घरों में खुली नालियाँ, कच्ची सड़कें, गंदगी, मक्खियाँ, ये सब नहीं होनी चाहिए। पशुपालन, सीवरेज, जो भी चीज़ें हैं वो बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि गांव में कोई भी घुसे तो उसको कहीं भी ये ना लगे कि ये कैसी अव्यवस्थाएं हैं। तो उसका एक पैमाना है, उस पैमाने पर हमारे राजस्थान की पहली पंचायत खरी उतरी थी 2007
साथ में। तो मुझे आप ये बताएं कि 2 साल के अंदर आपने काया पलट कैसे की, जब गांव में लोग शौचालय के लिए खेतों का उपयोग कर रहे थे, कच्ची नालियां थी, पानी बह रही थी, मक्खियां भिनभिना रही थी, और अभाव था, अशिक्षा थी, गरीबी थी, अंधविश्वास था। तो 2 साल किस तरह से आपने काम किया, क्या चुनौतियाँ रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस आर्या कॉलेज की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आज आयोजित किया है, और इस कार्यक्रम में सरदाना जी, अमृता दीदी और हम लोगों को बुलाया है, और कुछ विचार हम आपके सामने रख रहे हैं, और कुछ आपसे सीख कर हम यहाँ से जाएंगे। ये आपकी महानता है। देखिए बच्चों, मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजस्थान के अपने राजसमंद जिले का एक गांव है पिपलांत्री। आप कभी यूट्यूब गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा पिपलांत्री क्या है। पिपलांत्री के बारे में आपने वीडियो भी देखा है, दीदी के मुंह से भी सुना है, आप मैडम के मुंह से आप उनसे भी आप सुना है। मैंने 2005 में जब मैं सरपंच का चुनाव लड़ा था मेरे गाँव में, मेरी भी इच्छा हुई कि मैं इस गाँव का सरपंच बनूँ, क्योंकि आज पूरे देश में जातिवाद बहुत हावी है, और मेरे गांव में भी, मेरी ग्राम पंचायत में भी ऐसे ही होता था। 35 साल तक एक सरपंच रहे, फिर जनरल महिला आई तो उसी परिवार से, फिर जनरल पुरुष हुआ तो उसी परिवार से। मेरे मन में भी विचार आया कि मैं कैसे इस गांव में सरपंच बनूं। मेरी भी इच्छा है कि मैं इन लोगों की सेवा करूं, और सरकार की विभिन्न योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो भारत सरकार और राज्य सरकार बनाती है, वो मेरे गाँव के हर एक व्यक्ति के घर तक पहुँचे। मेरे मन में बहुत टीस रहती थी ये, और मैंने गांव के लोगों को कहा कि एक बार मुझे सरपंच बनाओ, मैं तुमको झूले में झूलूंगा। आगे जाकर बाद में लाएंगे अपना झूलों में कैसे झुलाया उनको। तुम्हारे हर घर में पानी पहुंचाऊंगा। सरकार इतनी अच्छी योजनाएं बनाती है, पर आप लोगों तक पहुंचती नहीं है। आपने कभी सुना होता कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 रुपये 1 रुपये में से 15 पैसे पहुंचते हैं। राजीव गांधी जी ने बोला था, प्रधानमंत्री थे उस वक्त। तो मैं इसको दूर करूंगा, और आपको विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये बताऊंगा। और जब मैं सरपंच बना तो सबसे पहले मैंने नारा दिया था गांव में। सबसे पहले जब मेरा गांव में लोगों ने कंधे पर उठाकर फूल, इतना बड़े भारी शरीर को फूलों की तरह उछाल कर मेरा विजय जुलूस निकाला, और सबसे पहले मैंने उनको कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि देश की नीति बनाने वाले, नीति निर्धारक हमसे पूछें कि आपने काम कैसे किया, जो अमृता दीदी भी पूछ रही है। इसमें एक सवाल मैं और डालना चाहूँगी, क्योंकि आपकी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं है, तो वो भी मुझे लगता है कि गांव का एक बालक जिसकी माँ की मृत्यु हो गई और पिता के साथ या घर वालों के साथ ही गांव में इधर उधर कहीं घूम रहे हैं, शिक्षा नहीं हो पाई आपकी ढंग से, शायद 5वीं 6वीं भी पूरी नहीं कर पाए थे। जबकि हमारे बच्चे आजकल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी बहुत टेंस होते हैं कि पता नहीं हम जिंदगी में क्या करेंगे, वो सोच नहीं पाते। तो अल्प शिक्षित होकर आपने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे दिखाई? जी, तो सबसे पहले ये नारा दिया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। देश की नीति बनाने वाले, नीति निर्धारक, नीति आयोग, IAS, ये आपके गांव में आकर आपसे पूछे कि ये काम आपने कैसे किया, ये योजना तो हमने पूरे देश के लिए बनाई थी, पर आपने इसको कैसे सही तरीके से अपने गाँव में लागू करके अपने लोगों को राहत दिलाई, आपने फायदा दिलाया। और दूसरी एक प्रतिज्ञा ली कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले लूंगा। सवेरे मेरे घर से खाली आऊंगा और शाम को घर जाते समय ये देखूंगा कि यहाँ से मैं कुछ लेकर तो नहीं जा रहा हूँ। सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए जो सरकार पैसा देती है वो 100% मेरे गांव में लागू करूंगा, और इसमें किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। तो ये चीजें हुई। और देखिए, अब एक ऐसा व्यक्ति जो 5वीं में 6वीं की परीक्षा में फेल होकर, गाँव में कहावत होती थी उस समय की, अन बढ़िया घोड़े चढ़े बढ़िया मांगे भीख। मतलब गांव के लोग कहते हैं कि तो परिस्थितियां ऐसी थी गांव में कि छोटा था, मेरी माँ मर गई, पहाड़ी इलाका है, रोजगार का इतना साधन नहीं था, और माँ मर गई तो फिर पिताजी भी अनपढ़ ही थे। वो स्कूल में जाते हैं, मास्टर जी कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ता तो मास्टर जी गन्ना लेके गन्ने से ठोकते थे। अच्छा, तो आपकी धुनाई हो चुकी है।
घर पे आते तो पिताजी कहते कि स्कूल नहीं गया, तो वो दोनों के बीच में पिस गया और पीसते पीसते वहां से भागकर इंदौर चला गया। इंदौर बड़े भाई साहब रहते थे मेरे, वहां जाने के बाद भी वही हुआ कि काम धंधा करके क्या करना है, अपना खुद का धंधा है, बिजनेस है करो। और बिजनेस किया था, 60 70 80 भैंसें थी, तो भैंसों को चराओ, दूध निकालो और अपना काम करो। आप उपले भी तो थापते थे, ये भी बताइए बच्चों को। तो वो दूध का काम करते करते सभी चीजें वही हो गई। वहां शादी हो गई। शादी होने के बाद जब गांव में आया मैं वापस देवी देवताओं के धोख देने, और यहाँ रहने के बाद वापस फिर मैंने कहा इंदौर नहीं जाएंगे, यहीं रहूँगा। और वहाँ रहने के बाद मैं सार्वजनिक जीवन में आया और आकर मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरे गांव की सेवा करनी चाहिए। वो मेरी मंजिल नहीं हो सकती। मैं मेरे गांव में जहाँ पर मेरे पिताजी का जन्म हुआ है, मेरी कई पीढ़ियाँ जहाँ पर पैदा हुई है, उस पवित्र भूमि को सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है मेरा तीर्थ स्थान भगवान राम की जन्मस्थली हो सकता है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली हो सकता है, हमारे आराध्य देव की जन्मस्थली हो सकता है, पर उससे भी बड़ा तीर्थ स्थान अगर इस सृष्टि के ऊपर, इस धरती के ऊपर कोई है तो वो मेरा गांव है। और उस गांव को मैं पूरे विश्व के नक्शे पर उभारने की कोशिश करूंगा, मेरे मन में विचार आया। और फिर मैं वहाँ के गाँव के सरपंच का चुनाव लड़ा। एक चुनाव लड़ा, हार गया, दूसरे चुनाव लड़ा, जीत गया, बहुत नजदीक पहुंच गया था, जीत के 13 वोट से मैं चुनाव हार गया था। तो मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और करता तो, कई लोग तो हार कर बैठ जाते हैं और ये हो गया। मैंने कहा नहीं, पर इतने नजदीक पहुंच गए, फिर मेहनत करेंगे। तो सरकार की योजनाओं को समझते 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 दूसरा चुनाव लड़ा और दूसरे चुनाव में ऐतिहासिक वोटों से मैं चुनाव जीता। और जीतते ही फिर सबसे पहले ये वो नारा दिया कि अपने आप को इतना मजबूत करो कि सरकारें आपसे पूछे, और उसी क्रम में फिर आगे बढ़ते गए। बहुत सुंदर। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप इधर सरपंच बने, इतनी खुशियां, आपकी उपलब्धियां, आप काम कर रहे थे, इस बीच आपके स्कूल जाने वाली बच्ची 8वीं या 9वीं में थी, 13-14 साल की किरण, उसकी अचानक मृत्यु हो गई। स्कूल से आई और वो घर आई तो पेट में दर्द हो रहा था और हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया। बाद में पता चला डिहाइड्रेशन था। तो ये एक झटका है। बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, पालते हैं, एक उम्मीद होती है बच्चे। तो किरण का जाना और उसके बाद उसके नाम को लेकर आपने कैसे पूरा एक गांव में परिवर्तन किया कि सारी बच्चियों के लिए एक रास्ता खोल दिया, उसका हमें कुछ विस्तार से बताइए। दीदी, ये एक ऐसा विषय है कि मेरे जीवन को झकझोर देता है। जब भी मेरे सामने ये विषय आता है तो लेकिन हम इसलिए जानना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ बेटियां भी हैं। परेशान हो जाता हूँ इतना कि इस बात को, पर नहीं, ये बात है तो सामने रखनी पड़ेगी। मैं जब सरपंच बना, सरपंच बनने के बाद उस समय लगातार 7 साल के अकाल पड़े थे। गांव में पीने का पानी था, रेलों से पानी रेलवे स्टेशन आता था और फिर रेलवे स्टेशन से टैंकरों से गांव में पानी वितरण होता। तो पूरे राजस्थान की स्थिति 2005 के आसपास यह थी, 2000 से 2005 के बीच में। तो गांव में पीने का पानी नहीं था, पेड़ पौधे तो बहुत दूर की बात है। जहाँ पर इतने बड़े स्तर पर माइनिंग होती है वहाँ पर पेड़ पौधे, वहाँ के मजदूरों से जो बिहार, बंगाल या उत्तर प्रदेश से आए थे, उन्होंने पेड़ों को काट दिया। बहुत बड़े स्तर पर माइनिंग हुई, 500 से लेकर 1000 फीट तक के बोरवेल हुए, जो पानी जमीन में था वो भी निकाल दिया। फिर ब्लास्टिंग होना, फिर डंपरों से, बड़े बड़े हैवी डंपर 60, 70, 80 टन के डंपरों से एक दूसरे जगह पर वो मलबे को ले जाके फिर डालना, उससे मिट्टी का उड़ना, बाहर की लेबर का आना। तो ये सब जो माहौल था वहाँ, तो उस माहौल के बीच में मेरे मन में विचार आया कि कैसे इस एरिया को वापस हम पुनर्जीवित करें। पानी के जल संरक्षण के काम शुरू किए हमने। सरकारी ज़मीनों को बचाने का काम मन में था कि जब सरकारी ज़मीनें जिन पर माइंस मालिक खानों का मलबा लाकर डाल रहे हैं, उसको कैसे बचाएं। सैकड़ों बीघा ज़मीन है, उस ज़मीन को मलबा डाल के 500, 700 फीट के पहाड़ खड़े हो रहे हैं, उसको कैसे बचाएं, पानी है नहीं। उस पीरियड में 2007 में मेरी बेटी किरण की डेथ हो गई, 2 साल बाद ही। और उसमें मुझे लगा कि आप समझ सकते हैं अपन की ये इतनी बड़ी घटना है, जिसके साथ ये घटना होती है उसी को पता लगता है। 12 दिन घर बैठने के बाद, 12 दिन के बाद जब मैं गांव में, मुझे मेरे परिवार के लोग लेकर गए कि 12 दिन हो गए, अब अपना काम करो, अपना काम धंधा करो, खेती बाड़ी संभालो और अपने पंचायत को संभालो। तो जब मैं ग्राम पंचायत में गया तो मेरे मन में विचार आया कि पहले आप आया हूँ तो इस बेटी के नाम पर एक पेड़ लगाऊँ।
और पेड़ लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए मैंने मेरी ग्राम पंचायत के सभी लोगों को वहाँ बुलाया, परिवार के लोग भी थे, सरकारी कर्मचारी भी थे। तो वो एक कदम का पौधा लगाते समय जब मैंने देखा तो मेरी ग्राम पंचायत के हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। तो मैंने मेरे ग्राम सेवक जी से कहा कि नहीं, अब अपने को इस ग्राम पंचायत में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा उन सब के नाम पर पेड़ लगाएंगे, और उस दिन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। बहुत सारा। किरण निधि योजना क्या है, इसके बारे में बताइए। और उस समय पौधा लगाते समय जब बच्चियों को लाया गया तो बच्चियों की हालत, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। या तो कुपोषण का शिकार थी, माँ शिकार थी, बेटी शिकार, या बाल विवाह हो रहे थे। बेटियों के प्रति मन में यह था कि बेटी पैदा हो गई, इसका मतलब मेरे ऊपर सबसे बड़ा एक बोझ पड़ गया। बेटी पराया धन है, बेटी तो कल ससुराल जाएगी, इसकी जगह बेटा होता तो अच्छा होता। इसका खामियाजा अभी भी लोग भुगत रहे हैं, अब भुगत रहे हैं कि 25-25, 30-30 साल के लड़के गाँवों में कुंवारे घूम रहे। तो उस समय मैंने उन बच्चियों को लाते हुए देखा तो मन में विचार आया कि इन बच्चियों को माता पिता एक बोझ समझकर इसको पाल रहे हैं, क्यों नहीं इन बेटियों को हम आत्मनिर्भर करें। फिर हमने एक कागज पर एक योजना बनाई कि इस ग्राम पंचायत में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा सब पर के नाम पर 111 पौधे लगाएंगे। सब बेटियों के नाम पर बैंक में खाता खुलवाकर उन बेटियों के नाम पर कुछ ना कुछ फिक्स डिपॉजिट करेंगे, जिससे उनके परिवार के लोगों को ये लगे कि बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है। फिर कुछ परिवार ऐसे थे जिनमें बेटियां नहीं थी, तो उस गरीब परिवार की बेटियों को उनके गोद रखवा दिया। गोद रखने की परंपरा मेवाड़ में है, यहाँ का मुझे पता नहीं है। तो वो अच्छे परिवार के लोग गरीब परिवार की बेटी का पालन पोषण करने लगे, धर्म की बेटी मानने लगे। फिर जब पैसा उनके खाते में फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए डाला तो उसके पहले 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, उस समय 5 रुपए का स्टाम्प पेपर आता था, उस पर हमने एक एफिडेविट बनवाया कि मैं आपकी इस योजना से जुड़ना चाहता हूं, पर आपकी सभी शर्तों को मैं मानने के लिए तैयार हूं। उसमें पहली शर्त यह थी कि मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति भ्रूण हत्या नहीं करेगा। दूसरा, मेरी बेटी जिसका ये नाम है और मैं इस योजना से जुड़ रही हूँ, इस बेटी के पालन पोषण का और पेड़ों के पालन पोषण समान रूप से करूँगी। मैं बेटी का बाल विवाह नहीं करूँगी, मैं बेटी की शिक्षा का पूरा ध्यान रखूँगा, मैं इसको पूरी पढ़ाई करूँगा। इस तरह के एफिडेविट पर हम लोगों ने साइन करवा के, और यह पैसा जब बेटी बालिग होगी तब उसकी शादी में या उसकी उच्च शिक्षा में ही खर्च करूँगा। तो 18 से पहले वो बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। किसी ने तोड़ा आज तक वो बॉन्ड? किसी ने भी नहीं। बहुत खूबसूरत बात है ये। तो आप देखिए उससे क्या फायदा हुआ कि बेटियों के नाम पर पेड़ लगे। अब पेड़ कहाँ लगे? हमारी गोचर भूमि पर, जो हमारी वेस्ट लैंड गाँव में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण सबसे ज्यादा होता है। तो बेटियों के नाम पर फिक्स डिपॉजिट हुआ, बेटियों के नाम पर पेड़ लगे, और पेड़ कहाँ लगे? हमारी गवर्नमेंट जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर। तो बेटी बची, सरकारी जमीनें बची, और सरकारी जमीनों के साथ साथ बड़े स्तर पर जल संरक्षण का काम हुआ, तो पानी बचा, बेटी, पानी, पेड़, और उसके साथ जिन लोगों ने वहां पर मजदूरी की, गांव की विधवा, विकलांग, कमजोर महिलाएं जिनको कहीं रोजगार नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा विषय है। अब देखिए कि एक माँ जिसका बेटा बाहर मजदूरी करता है या कमजोर है, वो माँ, उसको भी खर्चे के पैसे चाहिए, उसको भी कपड़े लाना, उसको बेटी के घर जाना, उसके साग सब्जी लाना, इस तरह के पैसे उसको भी चाहिए। पर कोई बेटा उसको साल के 10, 20, 25 हज़ार रुपये नहीं देता है। पर हमने ऐसी महिलाओं का चयन किया, उन महिलाओं को काम पर लगाया और उनको कहा कि हम काम कर लेंगे दादी माँ, आप तो आकर यहाँ जितना काम कर सको उतना करो। उनको साल के 20, 22 हज़ार रुपये दिलवाए। एक सवाल है, गांव में तो हमेशा पर्दे होते हैं, आज भी हैं, तो ये महिलाएं अचानक पर्दे से बाहर कैसे निकली? कुरीतियां बहुत है, महिला काम पे क्यों जाए, पुरुष घर के निकलने नहीं देते हैं, महिलाएं, तो आपने कैसे किया? महिलाएं देखो खेतों में, अपने खुद के खेतों में जाती है, दूसरे के घर मजदूरी जाने में शर्म करती है। पर ये तो गांव की सरकारी जमीनें थी, सरकार की योजनाएं थी, और उनकी पोती या उनकी दोहिती या उनकी बेटी के नाम पर जो पेड़ लगाया उन्हीं का रखरखाव करना था। तो ये समझाकर उन महिलाओं को हमने काम पर लगाया, और उन महिलाओं की वजह से ही आज पिपलांतरी गांव इतने बड़े स्तर पर दिखता है। आपके यहाँ बहुत खूबसूरत जंगल है, पूरा अभयारण्य बनाया है, उसमें किस किस तरह के जीव जंतु आ गए? अभी वो जब एकदम संगमरमर का मलबा था, तो पशु पक्षी और जीव जंतु कौन कौन से वहाँ पहुँच गए, ये बताइए। मैंने आपको बताया कि बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि, ये सब काम हुआ। बेटियों के नाम पर पेड़ लगे, जल संरक्षण का काम हुआ, वृक्षारोपण हुआ, तो जंगल खड़े होने लगे। और जब जंगल खड़े हुए तो वहां पर वन्य जीव वापस आने लगे, जो वन्य जीव दिखते नहीं थे। जैसे गांव में पैंथर, आज बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पैंथर दिखते हैं। वहां पर
झरक हाइना ये दिखते हैं, गांव में लोमड़ियाँ दिखती है, गांव में बड़ी संख्या में मोर, तीतर, खरगोश, बटेर, ये सब तोते, गिलेरी, ये सब जानवर बहुत बड़ी संख्या में दिखते हैं। और आजकल तो लोग उस पर रिसर्च करने के लिए आते हैं कि इतने पक्षी जो बिल्कुल नहीं थे आज कैसे यहाँ पर आने लगे। और ये सब काम हुआ तो लोगों को रोजगार मिलने लगा। बहुत बड़ी संख्या में बांस लगाए तो बांस के आधारित उद्योग, बांस के सोफे और बांस के कई फर्नीचर बनते हैं। 50,000 के करीब आंवले लगे तो आंवला जूस, आंवला कैंडी, आंवला चूर्ण, आंवले की कई चीजें बनती है। प्रोसेसिंग यूनिट है आपके पास? जी। अब एलोवेरा लगा लाखों की संख्या में, तो एलोवेरा जूस, जेल, क्रीम, शैम्पू, प्राकृतिक आधारित रोजगार। लोगों को आंवले से रोजगार मिलने लगा, लोगों को बांस से रोजगार मिलने लगा, लोगों को एलोवेरा से रोजगार मिलने लगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या हुई कि उसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग, अभी 70 RS अफसर ट्रेनिंग पीरियड में वहां पर आकर रह रहे हैं, अभी 12-13 अधिकारी वहां पर आकर रह रहे हैं, अभी विदेश से भी कई लोग वापस आने। किन देशों से आए हैं अपने वहां पे रिसर्च करने? जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों से वहां पर लड़कियां आती है, कई यूनिवर्सिटी की लड़कियां, और स्टडी के लिए। हाँ, और 2-3 महीने वहां रहकर वहाँ के माहौल में ढलती है और उस पर लिखती है। तो वो महिलाएं जो बाहर से आ रही है या वो जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं, वो लगातार लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कोई दूध खरीद रहा है, कोई चाय खरीद रहा है, कोई वहाँ की सब्जियां खरीद रहा है, कोई अनाज खरीद रहा है। कई फॉरेनर तो ऐसे आते हैं जो दिन भर लोगों के घरों में रहकर गोबर उठाते हैं, सिर पर और खेतों में डालकर आते हैं, अपनी बकरियां और गायें चरा कर आते हैं। उनके लिए ग्रामीण जीवन का एक बहुत अच्छा प्रसार बाहर हुआ है और लोग आज 5 सितारा 7 सितारा छोड़कर गांव में आना पसंद कर रहे हैं। और जब इतना सुंदर, साफ और आकर्षक गांव है तो कोई भी क्यों नहीं आना पसंद करेगा। हम लोग भी एक दिन आपके यहाँ आना चाहेंगे और गांव देखना चाहेंगे आपका और पंचायत। लेकिन इसके साथ एक मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको बड़ा स्नेह रखते हैं और बहुत पहचानते हैं, बड़ी गहराई से आपको जानते हैं। तो उनकी नज़र में तो देश में बहुत सारे लोग पद्मश्री है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। आपको वो इतना अलग से कैसे जानते हैं और समय देते हैं, आपसे गप्पे करते हैं कंधे पर हाथ रख के? ये कैसे चमत्कार होता है? पता नहीं, मुझे सिर्फ पेड़ों के नाम से ही जोड़ दिया गया है, जबकि हमारा काम सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, समग्र ग्रामीण विकास। सरकार जो भी योजनाएं, चाहे वो शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पेयजल, जो भी योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार गांवों के लिए बनाती है, वह योजनाएं गांवों तक 100% पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। इसे समग्र ग्रामीण विकास से जुड़े हुए व्यक्ति हैं हम लोग, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, समग्र ग्रामीण विकास की बात करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब पद्मश्री से सम्मानित राष्ट्रपति जी ने किया और प्रधानमंत्री जी ने जब चाय पार्टी में सब लोगों से मिले, तब मेरा हाथ पकड़कर कंधे पर हाथ रखकर मुझे सबसे परिचय कराया कि बाकी तो सब का एक विषय था, पर मेरे लिए कहा कि ये ऐसा व्यक्ति, पालीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका समग्र ग्रामीण विकास, आप इनके गांव को जाकर देखिए, इनके कामों को देखिए कि इस व्यक्ति ने गांवों को किस तरह से आदर्श गांव बनाया। और आदर्श गांव क्या होता है, मुझे पूछा आदर्श गांव कैसे हो सकता है। मैंने सब आदर्श गांव बोर्ड लगाने से या सड़कें बना देने से गांव आदर्श नहीं हो सकते। अच्छे कॉलेज या अच्छे फर्नीचर या अच्छी टाई लगा देने से कॉलेज या स्कूल भी आदर्श नहीं होते। जिस गांव के, जिस शहर के नागरिक आदर्श होंगे, वह गांव अपने आप आदर्श गांव बनेगा। प्रधानमंत्री ने जब पद्मश्री मुझे पहनाया और उसमें राष्ट्रपति जी ने मुझे पूछा, श्याम सुंदर जी आप कैसे हो, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा राष्ट्रपति जी नाम से? मैंने कहा माँ मैम, हाथ जोड़ के मैंने माँ मैम आप नाम से? बोले नाम से क्यों नहीं जानता हूँ, मैंने आपके बहुत वीडियो देखे हैं और आपका केबीसी वाला पूरा एपिसोड मैंने देखा है। अब उसमें आप देखिए मुझे पद्मश्री तक पहुंचने का रास्ता कैसे मिला। उस समय जब केबीसी में ये एक प्रश्न आया था, अमिताभ बच्चन जी ने पूछा था कि आपने इतनी योजनाओं को एक साथ गांव में लागू करके और काम किया, इसका श्रेय किसको दोगे? तो मैंने कहा ये श्रेय मेरे गांव के गरीब लोग जिन्होंने ये काम किया है और हमारी सरकारें, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो शब्द कहीं न कहीं उन लोगों ने, अगर मैं ये कह देता कि नहीं ये तो मैंने बहुत बड़ा काम किया और हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं, तो हो सकता है आप श्रेय दूसरे को दे दो, काम आप खुद करो और काम का श्रेय दूसरों को दो, सरकारों को दो, गांव के लोगों को दे दो, तो फिर आपके कामों का सम्मान होगा। क्योंकि साझेदार तो वही हैं। जी जी। और मैंने तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हमने तो प्रतिज्ञा ली कि शाम को खाली हाथ जाएंगे और सवेरे खाली हाथ आएंगे। जैसे इस धरती के ऊपर हम लोग आए, खाली हाथ आए और वापस एक समय के बाद खाली हाथ जाना पड़ेगा, तब जाकर आपके कामों का सम्मान होगा। आप बार बार कहते रहो कि वो भ्रष्ट है, वो चोर है, वो ये है, वो काम नहीं करता है, वो नहीं करता है, वो नहीं करता है। आप दिन भर चिल्लाते रहोगे तो मैं मानता हूँ कि फिर
आपके कामों का सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए एक तो सबसे पहली बात तो ये कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ इस सृष्टि ने मुझे इसके लिए बनाया है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात कही आपने। पहली बार जब आप यहाँ से निकले, 2007 में मैं वापस लौटती हूँ, और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, आपने उनके हाथों निर्मल ग्राम पुरस्कार लिया। आपको लगा था क्या कि मैं इस गांव में कहाँ भटक रहा हूँ, धूल और आंधी और पत्थर, कहाँ सर फोड़ रहा हूँ, और मैं कैसे राष्ट्रपति भवन कैसे पहुँच गया? आपको ताज्जुब नहीं हुआ कभी? देखिए बच्चों, एक बात बता दूं मैं आपको, अभी बात वहाँ से मन से चल रही थी कि या तो आप किसी को आदर्श मान लीजिए, अपने से बड़ों का कहना मान लीजिए, या फिर पूरे जीवन ठोकरें खाकर सबक सीख कर आगे बढ़िए। अगर आपकी बढ़ने की गति आपको बढ़ानी है तो फिर आपसे जो सीनियर लोग हैं, आपसे जो बड़े हैं, आपसे जो ज़्यादा अनुभवी हैं, उनकी बात को मान लेना चाहिए, जिससे आपके जीवन में बहुत तेज गति से आपको बढ़ने का अवसर मिलेगा। मैं जब सरपंच बना तो मैंने देश का पहला एयर कंडीशन पंचायत भवन बनाया, और इसलिए बनाया कि मेरे गांव की एक कमजोर महिला थी, पिछड़ी जाति की, भूरिका की, उसने मुझे गोद में खिलाकर बड़ा किया। और जब मैं सरपंच बना तो भूरिका के नीचे बैठी थी। मैंने कहा भूरिका के नीचे क्यों बैठी, क्या वो बड़े मेघवाल समाज की थी? तो मैंने कहा नीचे क्यों बैठी है? तो वो दौड़ के आकर मेरे सिर पे हाथ रखा उसने, और उसने मुझे कहा कि अब तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वो टूटी फूटी गाँव की भाषा में कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा भाई, अब तो आप सरपंच बन गए हो तो अब सब ठीक होगा। तो मेरे मन में विचार है कि यही मेरी माँ है, इसी ने मुझे गोद में खिलाकर बड़ा किया, इसको ऊपर बिठाओ कुर्सी पर। उसके सम्मान में मैंने देश का पहला एयर कंडीशन पंचायत भवन, वहां जितने भी लोग आए थे पदभार ग्रहण करवाने के लिए, सबसे पैसा इकट्ठा करके और पहला पंचायत भवन बनाया। और उसको बाद में राजीव गांधी सेवा केंद्र और अटल सेवा केंद्र नाम देकर राज्यों ने अपने अपने राज्यों में उसको लागू किया। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों से तर्क वितर्क नहीं करें, उनसे समझने की कोशिश करें। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे एक IAS अफसर थे, उन्होंने मुझे कहा यार तूने इतना अच्छा पंचायत भवन बना दिया और तेरे जैसा आदमी मुझे मिल नहीं रहा है, मैं समझता हूँ कि तू अगर मैं कहूँ जो कर ले तो मैं तेरे को राष्ट्रपति पुरस्कार दिला दूंगा। तो मैंने कहा राष्ट्रपति पुरस्कार इस उम्र में मेरे जैसे कम पढ़े अनपढ़ व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार कैसे मिल सकता है? तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा, कर लेगा। मैंने कहा साहब, मैंने उनके हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके और मैंने कहा आप जो कहोगे करूंगा, पर मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार लेना ही है। तो उनने कहा कि तू स्वच्छता में समझता है क्या? मैंने कहा साहब स्वच्छता में तो रोज नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और स्वच्छता ही है। तो बोले ये स्वच्छता नहीं है, घर में कचरा भी निकाल देते हैं और गाड़ी भी साफ रखते हैं, तो ये स्वच्छता नहीं है। इस गांव में जो महिला और पुरुष सवेरे सवेरे लोटा लेकर या डिब्बा लेकर खुले में शौच करने के लिए जाते हैं, एक रोड पर महिला जाती है, एक रोड पर पुरुष जाता है, उनको रोकना है। तो मैंने कहा साहब उनको रोकेंगे तो फिर क्या होगा? उनके घरों में तो उनको रोकने का क्या तरीका है? तो बोले उनके घरों में शौचालय बनवाने। उस समय 600 रुपये में प्रति टॉयलेट दिए जाते थे। तो मैंने उन सब लोगों को बुलाया, बिठाया, एक्सपर्ट को बुलाया, अधिकारियों ने मेरी मदद की, यूनिसेफ वाले आए और उन्होंने रास्ता बताया और मात्र 3 महीने के अंदर अंदर हमने हमारी पूरी ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त किया। अरे वाह, ये तो चमत्कार। और कैसे किया? ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज आम सरपंच को या किसी व्यक्ति को अगर आप पूछेंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। हमने उस समय अकाल रात के काम चलते थे, काम अनाज के बदले काम। तो गांव के जो श्रमिक, गांव के लोगों को जो अनाज देना होता है उनको कह दिया कि आप 10 दिन काम पर मत आओ, अपने अपने घर में 100 फीट 100 तक खड्डा खोद के टॉयलेट बनाओ। रेती में दे रहा हूँ, सीमेंट में देता हूँ, WC में देता हूँ, डंडीदार लोटे में देता हूँ। मांग मांग कर लाया और सबके घरों में दिया। और मात्र 3 महीने में एक ऐसी ग्राम पंचायत तैयार हुई जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आने लगे कि एक सरपंच 600 रुपये में टॉयलेट कैसे बना सकता है? शौचालय की तो कीमत 15,000, 20,000, 25,000 रुपये में, 1-1 लाख रुपए में। ऐसे ऐसे लोग भी थे जो 5-5 लाख के शौचालय बनाकर अंदर ही मोबाइल से फोन से बात करते थे, अंदर सावर चलता था। तो लोगों का नहीं, मैंने कहा नहीं, 100 फीट वाले शौचालय सबसे ज्यादा उपयोगी है। पानी का भी दुरुपयोग नहीं होता है, खाद भी बनता है। और गाँवों में जो गंदा पानी नालियों से निकलकर घर में गंदा है, इसीलिए तो बाहर डाल रहे हैं। कचरा घर में कचरा इसलिए बाहर डालते हैं, रोड पर डालने के बाद तो सोना नहीं हो जाता है ना। वो घर का गंदा पानी घर के अंदर गंदा है तो बाहर भी गंदा ही रहेगा।
तो नालियों से ले जाकर नालियों में डाल दिया, नालियों में ले जाकर आगे किसी खड्डे में भर गया और खड्डे में जाकर हमारी बढ़िया दुधारू भैंस बैठ गई और उस भैंस के थन में बैक्टीरिया चला गया और वही गंदे मल का बैक्टीरिया से दूध आप पी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर रिसर्च करने के बाद काम किया। और कई बार तो ऐसा हुआ राजनीतिक जो हम लोगों से चुनाव हारते हैं तो कई लोगों ने तो कहा कि नहीं हम तो बाहर नहीं जाएंगे, हमने कॉमन शौचालय नहीं बनाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, कॉमन टॉयलेट बना दिए, वहाँ जाइए, वहाँ साबुन या वॉश बेसिन सब है, हम सब व्यवस्था करते हैं। तो फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं हम तो बाहर भी नहीं जाए, वो उसमें भी नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आदमियों को लगाए पीछे। मैंने कहा ये बदमाश व्यक्ति है, ये राजनीतिक व्यवस्था रखता है, कैमरा लेकर सुबह जब उठ के लोटा लेके जाता है, इसके पीछे पीछे इसकी वीडियोग्राफी करो। अब मान सकते हैं एक ऐसा विषय जो गांव में दंगे करवा सकता है, उस विषय को भी नहीं छोड़ा। और उसका असर ये हुआ कि अब्दुल कलाम साहब के हाथों उस काम की वजह से हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और फिर मार्गदर्शन करने वाले कई लोग आ गए और आज इस स्थिति में पद्मश्री तक पहुंचे। और एक गांव में काम नहीं हुआ, राजस्थान की लगभग 160 ग्राम पंचायतें इस मॉडल पर काम कर रही है। और आज से अमृता दीदी, आज से अगर 20 साल पीछे चलते हैं तो आप देखिए सरपंच की सोच सिर्फ इतनी होती है कि मेरा काम सीसी सड़क बनाना, सामुदायिक भवन बनाना, अच्छी गाड़ी होना और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके मेरे वोट बैंक को बढ़ाना। इसके अलावा सरपंचों की सोच नहीं होती थी। आज सरपंच समग्र ग्रामीण विकास पर काम कर रहा है और सरपंच को पद्मश्री मिला। सरपंच ने ऐसा क्या किया, सरपंचों की लाइन लगती है, 10-10, 20-20, 25-25 सरपंच आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, नीचे लौट के प्रणाम करते हैं, वैसे आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें भी सिखाओ, हमारा भी जीवन तर जाएगा। देखिए एक व्यक्ति 5 साल का जीवन है। हमारे गांव में जो छोटे छोटे कुत्ते और जानवर होते हैं ना, ये भी 8-8, 10 साल जीते हैं। मैं सरपंचों को कहता हूँ मैंने कैसे काम किया, देखो छोटे छोटे तरीके हैं। जब मैंने खुले में शौच मुक्त करने पर काम किया तो जब गांव वाले जब इकट्ठा हुए तो गांव वालों का शौचालय बनाना है। तो लोगों ने कहा शौचालय क्या होता है, हम तो घर में अनाज के कोठे बना के रखते हैं, अनाज की कोठियाँ होती है, हम तो शौचालय गंदगी के टैंक नहीं बनाएंगे। तो और क्या होता है खुले में शौच करने का। मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा यार तुम तो नहीं सुधरोगे, अपनी माँ, बहन, बेटी और गाय और भैंस और बकरी में कोई फर्क नहीं है। तो इस पर झगड़े हुए, नाराजगी हुई, कई विरोधी खड़े हो गए कि आपने ऐसा कैसे कह दिया। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो हमारी गाय, भैंस, बकरी चलते चलते गोबर करती है, इसी तरह से हमारे घर की लक्ष्मी भी रोड के किनारे बैठकर शौच करती है, उसमें क्या फर्क है। इसका बहुत विरोध हुआ, कुछ समझदार लोग साथ में आए और ये धूपती नस दबाकर हम लोगों ने शौचालय बनाए। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, पहला शौचालय आपने अपने पंचायत भवन में बनाया था, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं था कि घर में शौचालय, इतनी गंदी चीज़ घर में, ये तो खेतों में ही रहना चाहिए, हम खेत में ही जाएंगे लोटे लेकर। तो पहले ही जो शौचालय था पहला, वो पंचायत भवन में बनवाया। और जैसा कि आप महिलाओं को उठा कर लेकर गए, कैसे उठा कर कि यहाँ चलो तेरी आदत पड़ेगी धीरे धीरे। और महिलाओं का जो रामदेव जी के पगले हैं, या तो नहीं बैठेंगे हम लोग। उस परिस्थितियों में हम लोगों ने काम किया। नहीं, उसमें जो सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूँगी कि लोग जब उस शौचालय को उपयोग करने नहीं आते थे, कि ज़बरदस्ती जो पकड़कर जब श्याम जी लेकर आते थे कि आप इसको उपयोग में तो लीजिए, तो शौचालय खुद ही साफ करते थे। और गांव में जातिवादिता बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आपने जिक्र किया, क्योंकि आप जाति से ब्राह्मण, हालांकि हम लोगों के लिए सभी बराबर है, लेकिन एक सोच जो चली आ रही है, तो ब्राह्मण शौचालय कैसे साफ कर सकता है, बहुत विरोध हुआ। लेकिन इन्होंने बाहर हाथ जोड़ के खड़े होते थे शौचालय के बाहर और कहते थे पधारो साफ। वो जो हम लोग अपने विदेशी पर्यटकों से कहते हैं, वो ये अपने यहाँ आने, शौचालय में आने वाले लोगों से कहते थे पधारो साफ। और उनके जाने के बाद खुद शौच साफ करते थे। और उसका भी गाँव में बहुत विरोध हुआ कि ये ब्राह्मण होकर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब हम अपने घर में अपने घर का शौचालय साफ करते हैं, या जब हम खुद शौच जाते हैं तो साफ करते हैं, तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके बाद नहा धो के स्वच्छ हो जाइए, इसमें किसी जाति और उससे जोड़ने की चीज ही नहीं है। जब राष्ट्रपति पुरस्कार लेकर गांव में आया तो गांव में बड़ा जुलूस निकला। एमएलए, एमपी, मंत्री, हमारे कलेक्टर, बीडीओ, सब लोग, प्रधान, सभी लोग थे। तो मेरे लिए शानदार घोड़ा सजा के रखा उन लोगों ने। शादी में तो नहीं चढ़े ना घोड़ी। तो उस घोड़े पर मैंने गांव के स्वीपर जिसने हमारे साथ काम किया उसको बुलाया, मेरी पगड़ी उसको पहने, उसका विजय जुलूस निकाला। कितना सुंदर। अब एक छोटा सा सवाल,
आप केबीसी में गए, आप तो पता नहीं किन किन लोगों से मिलकर आए जिन्हें सब लोग बच्चे हमारे टीवी में देखते हैं। मीडिया वाले हम लोग तो मिल लेते हैं, लेकिन बच्चे इसी माध्यम से मिलते हैं। अमिताभ बच्चन से आपकी बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात है, फ़ोन पे भी बातचीत है, केबीसी में बड़े सवाल किए उन्होंने, आपकी बहुत तारीफ़ की। आपको कैसा लगा? आपने कभी सपने में सोचा था कि अमिताभ बच्चन से भी मिल लूँगा मैं? साहब मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि कोई पटवारी भी मेरा खास होगा। गांव का पटवारी भी मेरी बात मानेगा या मैं गांव का सरपंच बनूंगा, वार्ड पंच भी बनूंगा, ये भी मैंने कभी नहीं सोचा। पर मन में विचार आया, काम करना शुरू किया तो मंजिलें फिर आगे से आगे मिलती गई। मैंने केबीसी के लिए कोई अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मेरे तो सोनी टीवी से एक महिला का फ़ोन आया था कि मैं फला फला बोल रही हूँ और हम आपको एबी के साथ बिठाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एबी कौन है? मैं जानता नहीं था एबी कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन जी से आपको के साथ आपको हॉट सीट पर बिठाना चाहते हैं और आपके कामों के बारे में हमने बहुत सुना है, हमारी कई लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में बताते रहते हैं, तो आप तैयार हैं? मैंने कहा बिल्कुल तैयार है सब, आप भेज दिए, आ जाइए। तो बोले हमारी टीम आएगी। वो 3-4 बार आई, एसपी से उन्हें रिकॉर्ड किया, कलेक्टर से मिले, कलेक्टर का इंटरव्यू लिया और फिर मैं हमारे कामों का उन्होंने लगातार 3-4 बार शूटिंग की और फिर मुंबई बुलाकर अमिताभ बच्चन जी हमारे सामने बैठे और अमिताभ बच्चन जी से बहुत मन की बातें हुई। अलग से जब हम पहले बैठे थे 2 घंटे तक लगभग, तो भी बात हुई और उन्होंने हमारे कामों के लिए 11 लाख रुपये अलग से भेजे। अभी भी उनकी पीए का फ़ोन आया था अभी 8-10 दिन पहले, बोले पालीवाल जी कैसा चल रहा है आपका काम? काम रुकना नहीं चाहिए, काम आगे बढ़ता रहना। अलग यहाँ पे रोकूंगी मैं, अलग से मतलब केबीसी का पैसा उधर से आया या अमिताभ बच्चन ने आपको? केबीसी के अलावा 11 लाख रुपए अमिताभ बच्चन ने अपनी तरफ से भेजे। तो मैं चाहूंगी कभी अमिताभ बच्चन आपके पंचायत में आए, आप उनको इन्वाइट करें और हम लोग भी आपके साथ वहाँ जाना चाहेंगे। हमारे लिए बहुत सुखद पल होगा, वो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी। उन्होंने कोई आश्वासन दिया है या आपने निमंत्रित किया? अभी उनकी पीए से बात हुई, उन्होंने कहा वो ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, जब भी वो बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ आएंगे। आपसे उन्होंने क्या बोला था जब बातचीत हुई थी? तो आपके मैंने कहा साहब एक पौधा आपके हाथ से हमारे बेटियों के नाम पर लग जाए तो एक बड़ा मैसेज पूरे विश्व समुदाय को जाएगा कि अमिताभ बच्चन ने बेटियों के नाम पर पेड़ लगाए। तो उनकी इच्छा थी, बाद में कोविड काल आ गया इसलिए वो नहीं आ पाए। मैंने राष्ट्रपति जी से भी आग्रह किया कि आप आकर बेटियों के नाम पर जिस दिन वृक्षारोपण शुरू करेंगे, चाहे पिपलांचल में करें, राजसमंद में करें, जयपुर में करें, दिल्ली में करें, पर बेटियों के जन्म पर वृक्षारोपण जब आप शुरू करेंगे तो एक बहुत अच्छा माहौल, आज घटते लिंगानुपात पर कंट्रोल होगा, पर पर्यावरण जो दूषित हुआ है बहुत भी कंट्रोल होगा, पानी पर भी कंट्रोल होगा। तो राष्ट्रपति जी बहुत प्रभावित थे, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ क्या होता है, मेरी इच्छा है आने की, पर अब तो राष्ट्रपति चुनाव भी आने वाले हैं इसलिए हो सकता है वो नहीं आए, पर जरूर इस तरह के कामों को आगे बढ़ाने के लिए बड़े शख्सियतों को पहल करनी चाहिए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं पूजा अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगी कि आप के मन में जो भी सवाल हैं और बच्चों के मन में जो सवाल है, क्योंकि आप लोगों ने सुना तो निश्चित रूप से कुछ आपको जानने की इच्छा होगी। तो पूजा मैम आप चर्चा के लिए आमंत्रित हैं, अपने सवाल करें और बच्चे भी अपने सवाल तैयार रखें जो भी आप लोगों को जानना है। अक्षय कुमार जी ने भी अपील की थी हमारे कार्यक्रम के लिए कि हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाया जाए, नाना पाटेकर ने भी की थी। सर की बातें सुनकर 1-2 चीज़ें जो मैंने भी सीखी हैं और महसूस की हैं, मैं उनको नोट डाउन कर रही थी। सर ने 2 चीज़ें बहुत अच्छी कही हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। तो आप में दम होना चाहिए, आपकी सोच में दम होना चाहिए, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। जैसे सर ने कहा, गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, आपको कहाँ जाना है आपको पता होना चाहिए, और जब आप गोल सेट करते हैं तो रास्ते अपने आप दिखते चले जाते हैं। क्योंकि जब सर ने शुरू किया था ग्राम पंचायत का काम, तब सर को भी नहीं पता था कि कैसे होता है, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और कैसे किया जाता है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनको रास्ता दिखता गया और यहाँ तक कि सर को राष्ट्रपति जी से भी सम्मानित किया गया, अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पे बैठने का मौका मिला। तो आप सब में भी वो क्षमता है और काबिलियत है जो सर में है। सर तो कह रहे हैं कि मैं तो 6 तक भी नहीं पढ़ा, पर आप लोग तो इंजीनियरिंग और फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, तो अगर सर कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं। दूसरी चीज बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद
मैंने 10वीं पास की, 12वीं पास की, और अभी आपके कौन सा यहाँ यूनिवर्सिटी है ये, संत ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी ने अभी 2 महीने पहले मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी। 10वीं 12वीं और डॉक्टरेट। तो एक तरीका तो ये जैसे ये सीखते हैं, और एक तरीका सर आपका है जो जीवन के अनुभव से सीखता है, और ये बहुत काम आता है। तो अगर आप लोगों के कोई सवाल है, क्योंकि जो मेरे सवाल हैं वो अमृता जी ने बहुत अच्छे से बखूबी पूछे हैं, और इतनी सिंपल शख्सियत में आप आगे बातचीत कर रहे थे, मैं पीछे आपका वीडियो देख रही थी। अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा तो इन्होंने उस जगह की पूरी काया पलट दी है, और वो किसी शहर से कम नहीं, उल्टा शहर से ज़्यादा सुंदर, ग्रीन एंड इतना पानी देखने को मिला। राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है तो कम देखने को मिलता है, बट हमारे जो वीडियोस में देखा आपने उसके लिए भी बहुत काम किया है। तो एनी स्टूडेंट हु हैज़ एनी क्वेश्चन विच दे वांट टू नो, आस्क फ्रॉम सर, दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम, और जो सवाल पूछेगा उसको सर के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा। मैम मैंने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। मेरा एक ही क्वेश्चन था आपसे सर कि सर जो आपने पेड़ को वो एज ए ह्यूमन रिप्रेजेंट किया सर, वो क्यों किया, और उसका सर आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? सर जो आपने पेड़ को उस पर मेकअप एंड ऑल किया, तो सर वो आपने क्यों किया और उससे क्या इफेक्ट पड़ा ह्यूमन पे सर? देखिए, मेरी इच्छा है कि लोगों को लगना चाहिए कि इस पेड़ में भी जान है। इंसान बोल सकता है और ये बोल नहीं सकता है, तो लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि इसमें भी जीव है, इसको काटने से इसको भी पीड़ा होती है, और इसकी पीड़ा के साथ साथ पूरी सृष्टि को नुकसान होता है। देखिए, मेरे गांव की बेटियां जो पेड़ को राखी बांधती है, वह मीडिया को क्या कहती है आपको पता है? वह मीडिया को यह कहती है, इंटरव्यू देती है, देश विदेश का जो बड़े स्तर पर मीडिया आता है, उनसे उनके इंटरव्यू में बेटी ये कहती है कि मेरे जन्मदिन पर मेरे माता पिता ने ये पौधे लगाए थे। ये पौधे मेरे जन्मदिन पर, जिनको मैं आज राखी बांध रही हूँ, यह पौधे मेरे माता पिता ने मेरे जन्मदिन पर पिछले सालों में लगाए थे, और मुझे भी जन्म मेरे माता पिता ने दिया था, इस नाते ये पेड़ मेरे भाई है, और मैं उन पेड़ों को भाई की शक्ल देकर, उसका मेकअप करके, उसको पगड़ी पहना के, उसको कपड़े पहनाकर, उन बेटियां जब राखी बांधने के लिए आती है तो एक भाई के रूप में उनके सामने पेश करता हूं। उनको लगना चाहिए कि पेड़ मेरा भाई है, और ये पेड़ मेरा भाई है, इसलिए मैं किसी कीमत पर इसको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। ये माहौल बनाती है मेरे गांव की लड़कियां, और उन लड़कियों के सपोर्ट के लिए मैं उनके जन्मदिन पर जो पौधे लगाए गए उनका मेकअप करता हूँ। धन्यवाद सर। देखिए, पौधे लगाने के लिए खड्डे खोदने पड़ते हैं, खड्डे जमीनों की फेंसिंग करनी पड़ती है, तो वो काम करते समय गांव के लोगों को बहुत बड़े स्तर पर रोजगार मिला है। गांव की 50 महिलाओं ने, 100 महिलाओं ने काम किया है इतने बड़े स्तर पर पौधे लगाने के लिए। तो खड्डे खोदने का भी पैसा मिला है, पेड़ों को पानी देने का पैसा मिला है, उसकी फेंसिंग करने का, उसकी चौकीदारी करने का, उसके रखरखाव करने का 15-15, 17-17 साल से उनको पैसा मिल रहा है, और उतने बड़े स्तर पर काम करते रोजगार तो मिल ही रहा है। उसके बाद बड़ा जल संरक्षण का काम हुआ, तो किसानों के कुएं में पानी हुआ है, पानी हुआ तो किसान खेती कर रहा है, सब्जियां बो रहा है, पशु अच्छी नस्ल की गाय भैंस बकरी, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, घरों में से दूध होने की वजह से बच्चों का कुपोषण रुक रहा है। तो कई तरह के रोजगार लोगों को पौधे लगाने मात्र से हो रहा है। और उनसे जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो उनकी शुरुआत कैसे हुई? मेरे पास एक कोई इंजीनियर आए, कोई डॉक्टर आए, कोई स्पेशलिस्ट आए, उन्होंने कहा कि इसका जूस बन सकता है, मैंने कहा बना दीजिए। किसी ने कहा जेल बन सकता है, मैंने बना दीजिए, आ जाइए। किसी ने कहा इसके फर्नीचर बन सकते हैं, तो बना दीजिए। किसी ने कहा कि एलोवेरा से एंटी कैंसर मेडिसिन बनती है, तो आ जाइए, बना दीजिए। तो आप काम करते रहिए। आप यहाँ से, कई लोग पैदल पैदल जाते हैं, मैं भी अभी इस कॉलेज में आया तब यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे चला गया, तो पूछते पूछते कि आर्या कॉलेज कहाँ है, तो पूछते पूछते यहाँ तक पहुँच गया। तो आप काम करते रहिए, आप इस तरह की परिसंपत्ति तैयार कर दीजिए, बाद में एक्सपर्ट आते रहेंगे और मार्गदर्शन करते रहेंगे, और उससे लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा ये क्वेरी थी, जैसे आइडियाज तो सबके पास होते हैं, बट उनको एग्जीक्यूशन कैसे करें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही रहता है।
तो वो जैसे कि है ना आइडियाज़ आपके पास थे, जैसे कि आपने वो जो शौचालय बनाने का काम था वो था, पेड़ उगाने थे और लोगों के अंदर है ना पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करना था। तो सबसे पहले किस पे वर्क किया और उस पर क्यों चूज़ किया उसी को सबसे पहले? देखिए परिस्थितियाँ सब काम करवाती हैं। पेड़ों की आवश्यकता थी इसलिए पेड़ लगाए, बेटी के जन्म पर लगाए क्योंकि मुझे आवश्यकता थी कि मेरी बेटी को अमर करना है। तो आप लोग भी जिस कैंपस में जहाँ भी रहते हैं, अपने गांव में, शहर में, कस्बे में, कॉलेज में, वहाँ पर भी अगर पेड़ नहीं भी लगाते हैं तो जो पेड़ लगे हैं उनका रखरखाव भी करें। कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं, उनको नुकसान नहीं पहुँचाने दें। कई लोग पेड़ों को काटते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन करें और प्रकृति को बचा। देखिए आप इस 2 साल के कोविड काल में अगर कोई व्यक्ति ये पूछ लेता है कि पेड़ क्या है, पानी क्या है, प्रदूषण क्या है, तो मैं मानता हूं कि वो मानव जीवन का बेकार है। इस परिस्थितियों के बीच में भी अगर कोई समझता है कि प्रकृति मेरे लिए मायने नहीं रखती है, तो मैं मानता हूं हमारा मानव जीवन में आना बहुत ज़्यादा सफल सार्थक नहीं होता है। बच्चों, मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि छोटे छोटे स्तर पर आप प्रयास करते रहें और धीरे धीरे उसको सफल करते रहें। एक बच्चा सीखेगा। आपके कॉलेज में कितने बच्चे, मैं कई लोगों से प्रयोग भी करवाता हूँ। कई सरपंच मेरे पास आते हैं कि आपने क्षेत्र में काम किया, हम नवाचार क्या करें, हम किस तरह के नवाचार करके लोगों की नज़र में हमारी ग्राम पंचायत आए। तो मैं पूछता हूँ आपकी ग्राम पंचायत में कितनी जमीन है, तो 5000 बीघा जमीन है, तो बहुत बड़े स्तर पर जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है। आपके गाँव की जनसंख्या कितनी है, कि 5000 जनसंख्या है। तो मैंने कहा भाई तू ऐसा कर कि 5000 पौधे इस साल लगा दे और एक मैसेज दे दे विश्व समुदाय को कि मेरी ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति मुफ्त का ऑक्सीजन नहीं लेगा। हर व्यक्ति के लिए हमने एक पेड़ लगा दिया है। तो मुफ्त का ऑक्सीजन नहीं लेंगे, हम खुद का ऑक्सीजन खुद तैयार करेंगे। इतना पानी हमारी ग्राम पंचायतों में चेक डैम, एनीकट, ट्रेंचेस खोदकर इतना बरसात का पानी जो नीचे गिरकर फिर बहकर छोटे नाले से बड़ा नाला, बड़े नाले से छोटी नदी से बड़ी नदी और बड़ी नदी से खारे पानी में जाकर मिल रहा है, जिस पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वही पानी अगर इस पहाड़ियों के ऊपर हम छोटे छोटे चेक डैम बनाकर यहाँ रोक दें तो ये जमीनें पानीदार हो जाएगी, तो फिर हम मुफ्त का पानी नहीं पिएंगे। आज मैं गंगानगर इंदिरा गांधी नहर से वहां से पानी आ रहा है, उधर चंबल से पानी आ रहा है, उधर वो मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है, नर्मदा से पानी आ रहा है। बाहर से पानी लाकर हम कितने सालों तक पिएंगे, कैसे पिएंगे? मान लो कभी धरती ने सिर हिला दिया, उस समय क्या होगा? तो इतना पानी जितना हम पीते हैं उतने पानी हम बचा लें। बरसात का पानी जो कुदरत हमें दे रही है, जितना ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं उतना ऑक्सीजन हम खुद तैयार कर लें। तो ये करके और एक मैसेज दे सकते हैं आप भी इस कॉलेज परिसर में या अपने गांव में एक पौधा लगाकर उसको बड़ा कर दीजिए और कह दीजिए कि ये इस पे ऑक्सीजन जितनी मैं लूंगा उतना हमने ऑक्सीजन का एक हब तैयार कर दिया है। इस तरह से करके भी आप लोगों के लिए आदर्श बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर सैल्यूट है आपके काम को। आई एम डन श्योर कि आज सभी ने आपसे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे राष्ट्रपति से पुरस्कार लेना है, आपने अचीव भी किया, अब आगे आपका क्या लक्ष्य है वो जानना चाहती हूँ। मैंने अभी इस वर्ष, अभी मैं सरपंच नहीं हूँ, मेरी पत्नी माँ सरपंच है, तो मेरे सरपंच रहते हुए मेरी श्रीमती जी ने मेरा बहुत सहयोग किया, तो अभी मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। और हमने हमारी ग्राम पंचायत के 16 ऐसे रास्ते खुलवाए हैं जहाँ पर पहले बैलों से खेती होती थी और सिर्फ पैदल जा सकते थे। अब पैदल जाने का समय नहीं है, अब बैलों से खेती करने का समय नहीं है। गांव में वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से कुओं में पानी हो गया है। किसान की इच्छा शक्ति जागृत हुई है कि मैं खेती कर सकता हूं, पर खेतों में जाने के लिए खेती करने के लिए ट्रैक्टर ले जाना पड़ेगा, डंपर ले जाना पड़ेगा, जेसीबी ले जानी पड़ेगी। और मेरे पूरे देश के कई आईएएस से चर्चा होती है, कई राज्यों में और कई जिलों में झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं 6 इंच जमीन, 6 फीट, 1 फीट जमीन या 1.5 फीट जमीन को लेकर, मेड़ को लेकर। एक किसान अपने खेत से दूसरे खेतों में ट्रैक्टर नहीं ले जाने देता है, तो हमने आपस में समझाइश करके और 400 किसानों के खेतों में ट्रैक्टर ले जाने का रास्ता खोला है अभी इस वर्ष, इस कोविड काल में। और वो किसान खेती कर रहे हैं, भटका बो रहे हैं, गेहूँ बो रहे हैं, फसलें बो रहे हैं और पशुपालन का काम कर रहे हैं। और अब मैं किसानों को जैविक खेती की तरफ ले जाने का काम कर रहा हूँ। मेरे गाँव में कोई भी व्यक्ति रसायन का उपयोग नहीं करेगा, यूरिया नहीं डालेगा, कोई केमिकल नहीं डालेगा और प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों को ले जाकर प्योर चीज उनको मिले। क्योंकि गाँव में आज देखने को मिल रहा है कि जो लोग 2 रुपए किलो के गेहूं खा रहे हैं, वो गेहूं गंगानगर, हरियाणा और पंजाब से आ रहे हैं और वो पूरे जहर में डुबो कर आ रहे हैं। पूरे जहर युक्त खेती से वो जो गेहूं आ रहे हैं,
वो जो 15 साल से 10 साल से जो परिवार गेहूं को खा रहा है, उसके घर में एक दो कैंसर के पेशेंट तैयार हो गए, कैंसर के रोगी तैयार हो गए। मैं उनसे मुक्ति दिलवाने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसी पैटर्न पर चलकर अपने घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। 16 रास्ते खुलवाए और ये काम देखिए बहुत बड़ा काम है। ये एक बड़ी 20 साल की तपस्या है। इस तपस्या को जो लगातार करेगा वो संत बनेगा, वो सम्मान का पात्र होगा और उसकी बात लोग मानेंगे। ये मेरे पर लागू होता है। तो वो 16 रास्तों के माध्यम से 400 किसानों के खेतों में जाने का रास्ता खोला है। उन किसानों को फलदार पौधे, उन किसानों को प्योर पशुपालन, देसी गाय, देसी भैंसें, उसके माध्यम से उनको रोजगार देने का काम शुरू किया हम लोगों ने। और आने वाले समय में पिपलांत्री जल संरक्षण वृक्षारोपण बेटी के नाम से फेमस हुआ है। आने वाले अपन वापस मिलेंगे 2 साल के बाद। मेरा गांव पूरे देश में 100% जैविक और प्राकृतिक खेती के रूप में जाना जाएगा। बहुत ही सुंदर श्याम सुंदर जी, आज की इस चर्चा से हमारे स्टूडेंट्स सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। और जो स्टूडेंट्स गांव के हैं, जिनका जब छुट्टियों में गांव जाते हैं और मन नहीं लगता, तो अब वो देख ले कि गांव में रहकर आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं। अब इसी क्रम में मैं ज्योति जी को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। इसी क्रम में आगे मैं सरदाना जी को, ज्योति जी को ऊपर मंच पे बुलाना चाहूँगी। सभी वर्गों के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ी हैं। उनकी हिम्मत, संघर्ष अपने आप में सराहनीय और वंदनीय है। डॉक्टर ज्योति जोशी जी राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त उद्घोषिका हैं। विगत 30 वर्षों से आप अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का संचालन करती आ रही हैं। भारतीय गणतंत्र के वर्तमान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के गरिमामय उपस्थिति में अनेक कार्यक्रम का संचालन आप करती आ रही हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स, ग्लोबल एग्रीमेंट, राष्ट्रीय आधार कार्ड लॉन्चिंग आदि का श्रेय आपको जाता है। राजस्थान स्तर पर भी आप गत 20 वर्षों से उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का संचालन करती आ रही हैं। पिछले 26 सालों से आप राजस्थान के गणतंत्र दिवस का सफल संचालन करती आ रही हैं। आप एक जुझारू और कर्मठ व्यक्तित्व का प्रतीक हैं। आपने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और जिन हौसलों और दृढ़ता से आपने इनका सामना किया है वह प्रशंसनीय है। आपने कैंसर जैसी भयानक बीमारी को मात देकर जीवन के राह को दीप्तिमान बना दिया। पति और बेटा को साथ छूटने पर भी आपने जीवन से कभी शिकायत नहीं की, अपितु इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। उद्घोषिका के अतिरिक्त आप एक लेखिका, एक कवित्री, राजस्थान पाठ्य पुस्तक निगम में समन्वय अधिकारी और अनेक इस प्रकार के पदों से सुशोभित हैं। आपने हमेशा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों, समाज के पिछड़े वर्ग के समय असमय पर आर्थिक मदद की है और हमेशा आगे करती रहेंगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, आपका जीवन उन विशाल उपलब्धियों का वृक्ष है जिन्हें संघर्षों और कठिनाइयों के मरुस्थल में उगाए हैं, जिनकी कल्पना आम इंसान के लिए झकझोर देने वाली है। अंत में वाणी को विराम देते हुए अंग्रेजी की बहुत ही मशहूर पंक्तियां दोहराऊंगी। द स्काई इज नॉट द लिमिट, द स्काई इज नॉट द लिमिट, द स्काई इज जस्ट द बिगिनिंग, देयर आर नो बाउंड्रीज फॉर होप, इट इज ओनली द बिलीफ इन oneself, what he or she is capable of doing, just go for it, just go for it। एक बार डॉक्टर ज्योति जोशी के लिए जोरदार तालियां, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है। डॉक्टर ज्योति जोशी। डॉक्टर ज्योति जोशी का परिचय आप लोगों को मिल ही गया। मैं चाहूँगी कि ज्योति जी आप थोड़ी सी बात अपनी खुद ही बताएं, चीज़ें कि किस तरह आपने संघर्ष किया और कैसे इस मुकाम तक पहुँची हैं और कैसे चीज़ों को संभाला है। क्योंकि छोटी सी जो चीज़ मैं जानती हूँ, एक बार शुरुआत में मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ज्योति जी एक हम लोगों की तरह एक साधारण महिला थी और आम घरों की जो महिला होती हैं,
लेकिन वहाँ से जब इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया और वहाँ से इनकी ज़िंदगी बिल्कुल नए दिशा में मुड़ गई और बहुत ही सक्रिय रूप से ये सामाजिक जिम्मेदारी निभाने लगी और बहुत दूसरे तरह की जो कहने चाहिए योग्यताएं उन पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले इनके पति की मृत्यु हुई 1997 में और उसके बाद बेटे की और भाई की, लेकिन उन परिस्थितियों ने ही इनको जीवट बनाया और आगे जीवन की धारा को इन्होंने इतना सुंदर बनाया है कि बहुत लोग उस धारा प्रवाह में उनके साथ चल रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर ज्योति जी से एक संक्षिप्त इस सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी और इनसे सवाल जवाब हम दोबारा करेंगे क्योंकि आज इनकी मीटिंग है और क्योंकि कैंसर सर्वाइवर हैं और ये वहाँ पर रिसर्च का विषय है तो इनके बड़े सीनियर डॉक्टर्स वहाँ पे हैं जो वेट कर रहे हैं। तो आज आप लोग इनकी यात्रा इनकी ज़बानी सुने और सवाल जो आपके मन में आता है वो आप सभी नोट करके रखें। हम इन्हें दोबारा ज़्यादा समय लेकर बुलाएंगे और आप लोगों से बातचीत कराएंगे। ज्योति जी। बहुत सारी बातें आपसे करनी थी लेकिन कुछ ऐसी व्यस्तता है कि मैं बहुत चाहकर भी आपसे ये बातें शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बहुत मन था कि आज खुल के बातें करेंगे। संक्षेप में बता देती हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसी कैसी इमरजेंसी है। भगवान महावीर कैंसर और रिसर्च अनुसंधान केंद्र है। क्योंकि मैं खुद 3rd स्टेज कैंसर सर्वाइवर हूँ और बॉम्बे में मेरी सर्जरी हुई और उसके बाद जब मेरा पूरा इलाज यहाँ हुआ तो मुझे लगा कि मैं खुल के अगली बार आपसे ये बातचीत करूँगी। इसको हम यहीं पेंडिंग रखें और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इतनी सारी बातें आपने अभी सुनी। श्याम सुंदर पालीवाल जी के विषय में सुना, उन्होंने एक छोटा सा सफ़र शुरू किया और कहाँ तक वो पहुँचे। मेरे बारे में सुना, सरदाना जी की भैया के बारे में सुना, आपकी पूजा मैम को आप देखते हैं, अमृता जी को आप देख रहे हैं, प्रतिमा जी को आप देख रहे हैं। बच्चों, सफलता की राह पर चलना कोई आसान काम नहीं है। इसके रास्ते में जगह जगह मुश्किलों के बड़े बड़े गड्ढे हैं, भ्रम और असमंजस के चौराहे हैं, नाते और रिश्तों के स्पीड ब्रेकर है, निराशाओं की गहरी ढलान है तो जिम्मेदारियों की ऊंची चढ़ाई। लेकिन बावजूद इसके सफलता की उस मंजिल तक आसानी से बखूबी पहुंचा जा सकता है। केवल संक्षेप में एक आधे मिनट में वो सूत्र आपको मैं देकर यहाँ से जाना चाहूंगी। जब आपके पास गाड़ी हो संकल्प की, उसमें पहिए लगे हो हौसले के, ईंधन भरा हो श्रम का, इंजन हो कर्म का, स्टीयरिंग व्हील हो विश्वास का, एक्सीलेटर हो उत्साह का और उस गाड़ी के टूल बॉक्स में आशा, धैर्य और इच्छा जैसे औजार यदि मौजूद हैं, ऐसी गाड़ी को जब बुद्धि के साथ लक्ष्य के रास्ते पर दौड़ाया जाता है तो सफलता की उस मंजिल तक पहुंचकर ही दम लिया जा सकता है। और इतनी मंजिलों तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं होता है। बहुत शुरुआत में हर चीज के लिए आपको एक जुनून पैदा करना होता है, एक जोश पैदा करना होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। क्योंकि एक पहाड़ आपने सुना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। जब आप अपना सफर शुरू करते हैं, जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन फिर वो द्विगुणित और चौगुणित होते होते आपको उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं। एक छोटी सी कहानी, मैं आधे मिनट की बहुत छोटी छोटी बातें, सिर्फ चूंकि मन नहीं कर रहा है, मन में गिल्ट एक मलाल रह जाएगा कि आप लोगों से वो बातें नहीं की। मैं बहुत छोटी छोटी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत छोटी कहानी, आधे मिनट की कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक बार सूर्य देव अवकाश पर गए तो उन्होंने अपने सारे देवी देवताओं को बुलाया और कहा, मैं अवकाश पर जा रहा हूँ, मेरा दायित्व लेगा कौन? सभी देवी देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, देव आपका दायित्व तो हम नहीं ले सकते। लेकिन तभी एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिया वहां आया और उसने कहा, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपका दायित्व लेने की कोशिश करूंगा। तो जो आप सब छोटे छोटे दीपक हैं, जो अपने अपने
हिस्से का अपने अपने तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से का प्रकाश फैला रहे हैं। और श्याम सुंदर पालीवाल जी जैसे, अमृता जी जैसे बड़े बड़े महाद्वीप जो अपने अपने हिस्से का प्रकाश फैला रहे हैं, इस जग को प्रकाशमान बना रहे हैं, लोगों की मदद करके, ऐसे कार्यों को करके, उन सबका, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ कविता की पंक्तियां आप सुनाना चाहेंगे जो आप लिखते हैं? कुछ पंक्तियां तो सुनाइए, जो हौसले बच्चों के भी बढ़ेंगे उन पंक्तियों से। एक किताब मैंने लिखी है, शायद अब ये मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है क्रॉसवर्ड पे, और मैं ये बता दूं कि किताब बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ के। मैं अगली बार जब आऊँगी, अमृता के साथ यहाँ आऊँगी, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मैं इस किताब की मेरी पहली कविता, जो बहुत ही छोटी कविता है, मेरे साथ जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। जब मेरी शादी हुई तो 1 माह बाद मेरे इकलौते आप जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, 16 साल के भाई को मैंने खोया। उसके बाद जब मेरी बेटी 1 महीने की थी और मेरा बेटा 4 साल का था, तो मेरे पति साइंटिस्ट थे, एक दुर्घटना में मैंने उनको खो दिया। उसके बाद जब मेरा बेटा 16 साल का हुआ, एक दुर्घटना में उसे भी मैंने खो दिया। और 4 या 5 साल पहले मुझे 3rd स्टेज कैंसर डिक्लेयर हुआ। तो मुझे बहुत सारी शिकायतें थी भगवान से कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों। किसी न किसी दिन ईश्वर मेरे सामने खड़े होंगे और मुझसे पूछेंगे कि मैंने जो छीन लिया उसे मैं वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन अब कुछ वरदान मांग लो। मैं उस समय क्या मांगूंगी? मेरी इस कविता की किताब की छोटी सी पंक्तियां मैं आपके साथ शेयर करके जाना चाहती हूँ। अगर तू मुझसे कहे कि मांग एक चीज कुछ भी जो हो तुझे पसंद सबसे ज्यादा, अगर तू मुझसे कहे कि मांग एक चीज कुछ भी जो हो तुझे पसंद सबसे ज्यादा, तो शायद अब मैं कहूंगी अब दे मत, अब ले ले एक और चीज। हो सके तो मेरा अहम मुझसे ले जा, यही है जो रुलाता है मुझे, यही है जो सताता है मुझे, यही है जो रातों को जगाता है मुझे। और तेरे एहसास की आग से पिघलने लगता है कभी थोड़ा सा भी, तो उस एहसास को मेरे शब्द बता नहीं सकते, क्योंकि शब्दातीत होकर तू ही जो उभरने लगता है मेरे भीतर। ये मेरी पहली कविता है, और जो कि आप सब बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो आप सब ने वो दौर ज़रूर देखा होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे और आपके माता पिता आपकी पेरेंट्स मीटिंग में जाते होंगे, और जैसे गन्ने से श्याम सुंदर जी की जो धुनाई होती थी, आपकी भी चपत ज़रूर लगी होगी पेरेंट्स मीटिंग के बाद। मेरी वो कविता मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, यदि आपके बच्चों के पेरेंट्स होते हैं तो मैं ये बात ज़रूर सुनाती हूँ। 10 में से 10 नहीं लाता मेरा बच्चा, 10 में से 10 नहीं लाता मेरा बच्चा, पहले दूसरे और तीसरे की दौड़ में वो नहीं है शामिल। खेलता है, सपने बुनता है, जिद करता है और कर डालता है बातें समझदारी की भी कभी कभी। खेलता है, सपने बुनता है, जिद करता है और कर डालता है बातें समझदारी की भी कभी कभी। और हाँ, पढ़ता भी है, और हाँ पढ़ता भी है, पर उतना जितना जरूरी लगे। और हाँ पढ़ता भी है, पर उतना जितना जरूरी लगे या जरूरत लगे जितनी। कह सकते हैं साधारण है वह, कह सकते हैं साधारण है वो। मैं नहीं जाती उसकी टेस्ट कॉपी देखने, इसलिए नहीं कि मुझे उससे शिकायत है। मैं नहीं जाती उसकी टेस्ट कॉपी देखने, इसलिए नहीं कि मुझे उससे शिकायत है, बल्कि कोफ्त होती है मुझे स्कूल की सीढ़ियों से उतरते, साथ नीचे घसीटते बच्चे को, इसके उसके अंक पूछते किसी की मम्मी या पापा को देखकर। कितने आए साइंस में, कितने आए साइंस में और कितने मैथ्स में। सुन सुनकर तो लगता है कि 3 नंबर जो कट गए
वही सब कुछ थे शायद। सुन सुनकर तो लगता है कि 3 नंबर जो कट गए वही सब कुछ थे शायद। मुझे नहीं लगता अच्छा कॉपियों के ढेर के पीछे बैठी टीचर, कॉपियों में लिखे रटे रटाए से उत्तर, निर्जीव कॉपियों के ढेर, और उन कॉपियों के ढेर के पीछे बैठी टीचर और घिघियाते पालक, आपस में 9.5 जैसी गला काट बातें करते पगले से पगलाए पालक। मुझे नहीं लगता अच्छा जाना, मुझे नहीं लगता अच्छा जाना उस कसाई खाने में, मुझे नहीं लगता अच्छा उस शमशान में जाना, मुझे नहीं लगता अच्छा महाशमशान का सन्नाटा। मुझे तो अच्छा लगता है चिड़ियों के पीछे दौड़ता बचपन, दीवारों पर आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच अपने मन को उकेड़ता बचपन, और गली के छोटे छोटे कुत्तों के पिल्लों पर बलिहारी जाता बचपन। मुझे तो अच्छा लगता है चूजों के मुंह में चिड़िया से दाना डालकर प्यार सीखता बचपन। थैंक यू। किसी को मैम के साथ फोटो खिंचानी है तो पकड़ लो फटाफट, बट प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन। मैम अमेजिंग, आई मस्ट से। बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आप हम मैम को दोबारा बुलाएंगे ज्योति जोशी जी को, और आप लोग लंबी चर्चा करिएगा।